दो प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगी। एक तो मैं हिंदी में क्यों लिखती हूँ, हिंदी में क्यों ना लिखूं, ये प्रश्न मुझे इतना अटपटा लगता है कि मैं हिंदी में क्यों लिखूं, मैं हिंदी में क्यों ना लिखूं। जिस भाषा को मैंने मातृभाषा की जगह जाना है, मेरी अगर आप बांग्ला सुन लें तो आप खुश होंगे कि मैं बांग्ला में नहीं लिखती क्योंकि वो बहुत बुरी है। तो मेरे लिए मेरी मातृभाषा हिंदी ही रही है और मुझे ये भाषा बचपन से ही बहुत बहुत पसंद है, इसके शब्दों से मुझे बचपन से प्यार है। और दूसरा प्रश्न ये कि मैंने नागपुर ही क्यों चुना, तो जब मैं छठी कक्षा में थी तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी और नागपुर में ये गेट टुगेदर होने जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ क्यों नहीं, जिन सहपाठियों के साथ मैंने अपने कविताएं बांटी हैं, उनको सुनाया है, तो उनके साथ ये कविता भी आए, उनके समक्ष ये कविता भी आए और चार गुरुजन भी अगर हों, उनका आशीर्वाद रहे तो उससे अच्छी बात है मिलने क्या। आज इस डायस पर मेरे साथ तो इतने गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं कि उनके सामने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नॉट माय प्लेस टू से एनीथिंग। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह और डॉक्टर अवस्थी जी के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ ज़्यादा। तो बस आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब यहाँ आए और मेरे इस विशेष दिन में मुझे बहुत हौसला दिया है और मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस कराया है। धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं प्रेरणा जी द्वारा लिखित इतनी सुंदर कविताओं को एक पुस्तक का रूप दे सकूँ। इसके अंदर सबसे जो विशेष बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसका जो प्रारंभ मेरे लिए हुआ वो हमारे मित्र प्रकाश शेट्टी जी के थ्रू हुआ, बिकॉज उन्होंने ही मुझे इन कविताओं से इंट्रोड्यूस कराया। बीइंग अ डिज़ाइनर, मैंने कोशिश की है कि इतनी सुंदर तरीके से प्रेरणा जी ने ये कविताएं लिखी हैं, मैं चित्रों द्वारा उसको उतना ही सुंदर रूप दे पाऊँ। बाकी आप लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या हम अपने प्रयास में सफल हुए हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। हमने इस तरीके से जो कविताओं के भाव हैं उनको चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया है। हमने कोशिश की कि जो भाव प्रेरणा जी ने अपनी कविता में कहे वो भाव हम उसी तरीके से स्केचेस के द्वारा, हैंड ड्रॉन स्केचेस के द्वारा प्रस्तुत करें। और इसके लिए हमने हमारे आर्टिस्ट के साथ करीब 300 से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस बनाए, उनको बार बार रिफाइन किया सो दैट कि हम उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पर वो भाव उसी तरीके से अभिव्यक्त हों जैसा प्रेरणा जी ने सोचा। अवस्थी जी एवं सारे सहपाठी, मेरे बचपन के मित्रों, आप सबको ढूंढते ढूंढते एक कवित्री को भी हम ढूंढ लेंगे ये नहीं सोचा था। एक रियूनियन इतने सालों बाद हम अपनी हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे मौके पे कुछ नया अपने ही ग्रुप में से किसी एक को आगे बढ़ाने की कोशिश करना अद्भुत अनुभव हो रहा है। ये कैसे शुरू हुआ, एक एक को ढूंढना, जिस मन में आया 2009 में एक बार, तब रिस्पांस दिया था फाल्गुनी, नीति तिवारी और जो आज हमारे बीच नहीं है, बताएंगे मालूम नहीं। फिर क्या हो गई काफी, एक फिर मौका आया, विश्वास दशपुत्र के साथ करीब 2-3 घंटे का मिलने का अवसर हुआ मेरी भांजी की शादी के समय।
पुरानी बातें निकली। कुछ दिनों पहले ही अजय से कांटेक्ट हुआ था, विश्वास ने फाल्गुनी और अजय दोनों से फोन पे बात की, एक सिलसिला चल पड़ा। एक धुन सी सवार हुई, 1-1.5 महीना करीब करीब बस ढूंढता रहा सबको, BSNL की ऑनलाइन डिक्शनरी या फेसबुक या लिंक्डइन। कांटेक्ट एक से एक मिलते चले गए, एक से एक और कोई ना कोई कैसा कैसा जुड़ता चला गया। चौदह अक्टूबर को जब ट्रीना के यहाँ हम लोग मिले, 6 घंटे कैसे गुजर गए बचपन की बातों में आज भी कह नहीं पाऊंगा। 15 तारीख को उसके अगले दिन जो ट्रीना ने एक कविता लिखी, उसको आज सबके सामने पढ़ता हूँ। आज कदम बेकायदा पढ़ते से सभी को एकत्रित होने के लिए जो आप लोगों ने सब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी को संबोधित कर किए बिना अपनी बात पर आती हूँ। देखिए, जब राष्ट्रभाषा का प्रचार हो रहा था स्वतंत्रता के बाद, तो लेखकों और कवियों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, अत्यंत सुंदर साहित्य था। परंतु बाद में नारेबाजी ज्यादा हुई और हिंदी को ऊंचा उठाने के लिए काम कम हुआ। ये बहुत दुख होता है, अत्यंत खेद का विषय है। आज भी राजनीति चल रही है। ऐसे समय प्रणा जी ने इतना महान कार्य किया है कि हिंदी को आगे बढ़ाया है, और आज इतनी सुंदर कविताएं सुनकर मैं तो आत्मविभोर हो गई हूँ। अत्यंत प्रशंसनीय है, अति सुंदर, बहुत सुंदर समय गुजरा है और बहुत छू लेने वाला है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, पर मैंने हिंदी भी पढ़ाई है, कुछ बच्चों को पता नहीं याद होगा नहीं। तो ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। नारेबाजी से ज्यादा हिंदी के लिए हमें काम करना चाहिए, तब हम अपनी राष्ट्रभाषा को प्यार करते हैं। नहीं तो ये कहना और करना, इन्होंने करके दिखाया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत आनंदित हूँ। और मैं सच में अपनी भावनाओं को प्रकट करने में थोड़ी मुझे कठिन लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दिया अवसर। विद्या, प्रज्ञा और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी गवाही में। आज के इस कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि आदरणीय लोकेन्द्र सिंह जी, उनके सामने कोई बात करना ये बड़ी हिम्मत का काम है, इसलिए आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बड़ी हिम्मत से आया हूँ। मन की बात कर लेना अलग है, दिमाग की बात कर लेना अलग है, हृदय की बात कर लेना अलग है, पर जिसके बाद दिमाग और हृदय दोनों की बात है, उसके सामने बात कैसे करेंगे। हम अपने दिमाग से काम करते हैं, पर दिमाग क्या काम करता है हमें नहीं मालूम, पर जो अपने दिमाग से काम करता है और दूसरों का दिमाग कैसे काम करता है, और अगर ठीक काम नहीं करता है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये सारे काम करने वाले लोग बैठे हैं। तोड़ा जी बैठी हैं, जब मैं उठने वाला था उसके पहले उन्होंने एक लाइन कही थी कि संभल के बैठे। दरअसल उन्होंने मेरे लिए कहा था कि अगर आपने अपनी समीक्षा में कोई बात इधर उधर कही तो आप देखना। और इसीलिए उन्होंने संकेत कर दिया मुझे कि बहुत सारे साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को, इष्ट मित्रों को, सबको बुला कर रखा है और सारे दरवाजे बंद हैं। मैं आदरणीय पांडे जी को, जो मेरे मित्र हैं, प्रकाश जी को और माखीजा जी को और अतीश जी को देख लूंगा क्योंकि मेरे ऊपर अगर आज कोई संकट आया तो यही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने न मालूम कब की दुश्मनी निभाई है, मुझे ये भूमिका दिलाई। सभी अच्छी डिश में एक खराब जो डिश होती है वो होता है समीक्षक। क्यों? उनकी समीक्षक अगर है तो वह अच्छाई के साथ बुराई बोलेगा,
उसका धर्म है, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह लेखक को, बल्कि केवल लेखक को क्यों, जो यहाँ सुधीजन बैठे हैं, जो इतने यहाँ पर प्रेमी बैठे हैं, इन सब के हृदय में तो कहीं न कहीं साहित्य जाग रहा है। इन सब को अगर वो कहीं सूचना के रूप में, संकेत के रूप में, इंगित के रूप में अगर कोई बात दे दे तो मुझे लगता है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं, और मेरी अपनी एक आदत है, जैसे मेरी बहन संचालिका अग्रवाल जी ने कहा कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं ना मालूम क्यों मैं पढ़ता ही रहता हूँ। और यहाँ पर मेरे एक साथी बैठे सुमेध जी, मेरे विभाग में है और ये मेरे से भी बुरी आदत पाल के बैठे, जब मैं अपने रूम में जाता हूँ तो पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? बोले सर आपकी बीमारी लग गई है। कोशिश करूंगा कुछ बात करने की आप लोगों से। और एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ, मुझे आप सब लोगों से बड़ी जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। क्यों ईर्ष्या हो रही है? कि आप 30 साल 35 साल बाद, ना मालूम कितने वर्षों बाद एक साथ मिले थे, और मैं तब से सोच रहा था ये सब बैठे बैठे किताब भूल गया थोड़ी देर के लिए, ये सब लोग आपस में एक दूसरे को देखकर क्या सोचते होंगे, ये 35 साल पहले कैसे दिखता था। और इसी उधड़पुर में थोड़ी देर को भूल गए, मुझे करना क्या। अब फिर से मैं कुछ ताने बानों को जोड़ता हूँ, समेटता हूँ और अपनी बात करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ विद्वज्जन, रचनाकार को खुद नहीं मालूम होता कि उसे क्या लिखना है। किसी भी रचनाकार से आप कहें उसे नहीं मालूम क्या लिखना है, मन में कौन सा भाव कब आकर कौन सी दस्तक देगा, और वो दस्तक देने वाला भाव कब किस शब्द को जन्म देगा, और वो शब्द शब्द से जुड़कर एक वाक्य को जन्म देगा, और वाक्य किसी कविता के रूप में झरेगा, ये उसको पैदा करने वाले कवि को नहीं मालूम होता। मेरी बात शायद गलत लगी आपको, अच्छी लगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता क्या होती है, अगर मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था कविता क्या होती है, अगर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कविता क्या होती है, इन सभी की परिभाषाओं को, सबकी व्याख्याओं को जोड़ दें तो हम कुछ पंक्तियों में कह सकते हैं कि हमारे मन को जब कोई चीज टीस पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, व्यथा पहुंचाती है, क्लेश दे देती है, या कभी इसके विपरीत भाव में भी हास्य ले आती है, रोमांच ले आती है, श्रृंगार ले आती है, तब हमारा मन जो झरने के रूप में जिन शब्दों को बाहर कर देता है वही शब्द कविता बनते हैं। और यदि आपने उनको सोच समझकर बाहर किया है तो निबंध लेखक कहानी बन जाती है। ऐसे एक प्रवाह से तोड़ते हुए चलने वाला ये संग्रह आगाज जब मेरे हाथों में पड़ा तो मुझे लगा चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आगाज है। तृणा इनका नाम है, मैं इन्हें किताब से जानता हूँ, और इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तृण तृण को जोड़कर, तिनका बनाकर जो पल्लवित पुष्पित करके एक सुमन का पौधा बना दे, एक वृक्ष बना दे, हरियाली डाल दे, शाखाएं जोड़ दे और फल पैदा कर दे, ऐसा एक संग्रह हम सब के लिए आज गर्व की बात है। शब्दों के सेतु बनाना आसान नहीं है, सेतु से परवान चढ़ाना आसान नहीं है। आसान तो कितना है कि जो मन की ईमानदारी है उसको अक्षरों में डाल दो, वो अपने आप में एक अनजान कथा बन जाती है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैंने इस पूरे संग्रह को पढ़ने के बाद कुछ कविताओं, सारी कविताएं अच्छी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, पर मैं उनकी बात करूंगा जो बहुत अच्छी हैं, और मैं इन कविताओं के साथ साथ आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुमति लेते हुए क्या आप मुझे 10 मिनट का समय दे सकते हैं? धन्यवाद। क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? आप रोक नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब, आपका हृदय ऐसा है, आप किसी को नहीं रोकेंगे, पर आपके टोकने का अंदाज भी तो निराला है। और आपके टोकने का जो अंदाज निराला है उसी से ये शहर आपका मतवाला है। हम इस किताब की शुरुआत फिर क्यों ना ममता से कर ले, माँ से कर ले, क्योंकि इसकी एक कविता, देखिए मैं कवियत्री को नहीं जानता, मैं समीक्षक हूँ, और थोड़ा सा मैं उन मित्रों को बताना चाहता हूँ कि समीक्षक का दायित्व ही होता है कि वह अच्छी और कुछ कमियों को सामने लाए। तो आप बुरा ना मानेंगे कि इन्होंने खोट निकाली, कृपा पूर्वक आप सब मुझे क्षमा भी करें अगर निकले तो मैं शुरू करता हूँ इस कविता। इसमें एक कविता है बिटिया।
जब आज का दौर माँ और बेटों के, माँ और बच्ची के, माँ या ये कहें कि माँ और शिशु के संबंधों को लेकर एक नए प्रश्न खड़ा कर देता है, जहां पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मैं एक बार और इस चीज को कोड कर चुका हूं एक जगह कि हाल एक समाचार पत्र छपा और उसमें ये दिखाया गया, पढ़ा हमने कि बंबई का एयरपोर्ट है, वहां पर एक व्यक्ति है, वो अपनी माँ के साथ बैठा है। थोड़ी देर में वो कहता है कि मैं सामान चेकअप करा के आता हूँ, वो वहां से चला गया। काफी देर वो वहां बैठी थी बूढ़ी, लोगों ने पूछा बहन जी, माता जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बेटा है, अभी गया, आता होगा, मुझे अमेरिका ले जाएगा। अमेरिका ले जा रहा है, क्यों? उसने यहाँ की मेरी सारी जायदाद दिखवा दी है, सारा पैसा जमा किया है और मुझे कहता है कि मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। 1 घंटे और बीत गए, फिर आगे को माता जी, मेरा बेटा अंदर गया है सामान चेक करवाने के लिए। करीब 4 घंटे हो गए साथियों। 4 घंटे के बाद एक व्यक्ति आकर उससे कहता है, माँ आपको मालूम है क्या कि अमेरिका जाने वाला जहाज जा चुका है? आप यहाँ इस समझिए वो क्या लड़का होगा, क्या पुत्र होगा कि उसको मालूम पड़ा कि वो जहाज जा चुका है, सारी संपत्ति, सारी जायदाद। इसके बाद क्या हुआ वो आज का विषय नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा दौर है ममता का, जब ऐसे समीकरण है ममता के, उस समय एक कविता जिसमें एक माँ, प्रगतिशील माँ है, केवल माँ नहीं है, वह अपनी बेटी को लेकर किस तरह से आशान्वित है, किस तरह से विकास की दृष्टि में सोच रही है। आप देखें, कामकाजी सारी स्त्रियां हैं। बिटिया शीर्षक है कविता का। एक कामकाजी जिम्मेदार लड़की तैयार हो लेगी संघर्ष जद्दोजहद के लिए, राजी खुशी चेहरे पर मुस्कान बिखेरती, कंधे पर भारी बैग टांगे। अब 2 घंटे का तय होगा सफर, घर से दफ्तर तक दोस्तों से बतियाते, किसी संग हंसते, किसी का दर्द बांटते। एक बार कहेगी जरूर फोन कर, एक बार कहेगी जरूर फोन कर, माँ कुछ कहना है, माँ कुछ कहना है। शब्द नहीं बोल जाएंगे, फिर भी हम समझ जाएंगे। यहीं पर एक प्रगतिशील माँ दस्तक देती है अपनी बच्ची को कि बेटी जो भी करना सोच समझ के करना। हाँ, तेरे इशारों को मैं समझूंगी, परंतु मेरे इशारे समझने की कला को व्यर्थ मत लेना। जब भी जीवन में निर्णय लो ठीक लेना। इसके बाद एक दूसरी कविता में माँ की बात करना चाहता हूँ आपसे कि जीवन हम सबका सार्थक है कि व्यर्थ है, निरर्थक है कि हम नहीं बात करेंगे। पर हम कहीं न कहीं किसी मोड़ में ये सोचते हैं, पाते हैं, देखते हैं कि आखिर हमने आज तक की उम्र के पहले क्या किया। और कई बार हमारे सामने जो बात आती है वो यही आती है कि शायद हमने आज तक सब व्यर्थ गंवा दिया। एक शीर्षक है उम्र का गुजरना। ये तेरी भी और मेरी भी उम्र गुजर गई आधी, ये तेरी भी और मेरी भी उम्र गुजर गई आधी। तू वो 4 लम्हे हथेली पर रख आ, पलकों से बुहार कर मेरे पास ला। वो 4 लम्हे जिसमें तू अपनी एक उम्र जी गया। कोई बता सकता है कि मैंने अपने जीवन में 4 लम्हे, 4 क्षण, 4 पल बहुत अच्छे दिए? हमारे हाथ में आता है एक 0, एक 0, एक 0। यहाँ पर एक कवित्री शायद एक संदेश देना चाहती है कि हमें अपने हर पल का हिसाब रखना चाहिए। इनकी अगली कविता की बात करूं मैं अगर, तो एक है मासूम कल्पना। जब इस कविता को मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि इस किताब में जो ये तृणा जी का चित्र बना है कहीं है इधर। मुझे तृणा जी खुद उससे ज्यादा ठीक लगी। एक मासूम कल्पना। देखिए शब्द कैसे चलते हैं इस कविता के, और शब्द के साथ हर किसी को अपना कहीं कहीं बचपन याद आएगा, बचपन की वो भावनाएं याद आएंगी, बचपन की वो बात याद आएगी। रात को दरख्तों के साये में, सड़क पर गाड़ी की रफ्तार के संग वो चांद का साथ चलना, पत्तियों की आड़ से निकलना, फिर नजरों से ओझल होना, लुका छिपी का खेल, चांद के साथ मन का अजब सुकून, आंखों का अजब लड़कपन, चेहरे पर एक शोक मुस्कान दे गया उस रात वो चांद, लुका छिपी वाला चांद। एहसास और अनुभूतियों की बात करना बड़ा आसान है, पर एहसास को अभिव्यक्त कर देना उतना ही कठिन है। और अगर अभिव्यक्ति के लिए आपको सीमाएं ज्यादा कड़ी हो और कठिन हो जाता है। एक बहुत छोटी सी कविता, कम शब्द कैप्सूल कविता है।
कम से कम शब्द और ज्यादा से ज्यादा प्रवाह लेकर एक कविता आती है सितम। सुने आप। तुझे सुने एक अरसा हुआ, तुझे देखे एक जमाना, सितम यह है कि रोज तुझे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इनकी एक कविता मन की पीड़ा को या मन की व्यथा को सामने लाती है। बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी कविता है, मुझे बहुत अंदर तक छू गई। इसके उपमान, इसके प्रतीक और इसमें अभिव्यक्ति का शिल्प, तीनों का अद्भुत संगम है। भीगा मन जो गीली लकड़ी, भीगा मन जो गीली लकड़ी, आग लगे तो धुआं है, आंखों को चुभती, टीसती, भेदती, तारीख में डूबे वो लफ्ज खामोशी से जो निकल जाते। दशा क्या होगी इसका जरा आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। एक बड़ी समस्या को लेकर कवित्री अगली कविता में बात करती है, हिस्सा। बांट डाला धरती आसमान और समंदर, मेरी बात कह रहा हूं। बांट डाला धरती आसमान और समंदर, बांट डाला गिरजाघर मस्जिद और मंदिर, बांट नहीं सकते कभी खुशबू छुअन और एहसास को, इसी से तो हर पल दुनिया ये लगती है सुंदर। जब एक तरफ ये भाव है, वही दूसरी तरफ प्रेरणा जी कहती है, एक चुनौती देती है, सबको एक सोचने का मौका देती है। हिस्सा कविता में बंटवारा होगा तो क्या क्या बटेगा, प्रश्न है इनका। आम जनता से प्रश्न है, पाठकों से प्रश्न है, सुधीर हृदय के लोगों से प्रश्न है कि बंटवारा होगा तो क्या क्या बटेगा। साथ के पलछिन बांटोगे, शब शहर रात और सुबह, शामें गोधूली लग्न, सुबह की मीठी हवा, ख्वाबों वाली रात, सोते से लम्हे, बौराए से लम्हे, ऊँघते से, बड़बड़ाते से चुप चुप पल, किन किन को बांटोगे। जहां पर हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर सब कुछ बांट। वास्तविकता ये है कि हमारे देश में विभाजन की बात बहुत शुरू से चल रही है। कोई मंदिर बना रहा है, कोई गिरजाघर बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है। हम इंसान की औलाद है, ये क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हम इंसान की औलाद है, ये क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। मैं ज्यादा तालियों का से लगाता हूँ कि बंद कर दो। एक साझेदारी कविता है इसमें और बहुत बेहतर कविता, और उसमें इश्क है, प्रेम है, मोहब्बत है, दिल की लगी है, दिल लगी है। इन सब में क्या था और क्या हो गया है। प्रेम जैसा पवित्र शब्द आज क्या है, इसको संकेत से कवित्री छूती हुई चली गई और अपनी बात साफ कर गई। ध्यान से आप सुने, इसके लिए हम जैसे केवल 2-3 कविताएं हैं और जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। स्वप्न स्वप्न है, स्वप्न देखना एक बात है, स्वप्न देख करके याद रखना एक बात है। स्वप्न आगाज भले ही हो, तो मैं चाहूंगा ये आगाज निरंतर बढ़ता रहे और आप ऐसे ही और सृजन करती रहें। उससे एक जो क्लियर कट मैसेज है वो नहीं निकलेगा, वो आपके हृदय को छू नहीं सकती है। तुकांत कविताओं के अंदर क्या होता है कि लय होती है, उसमें एक तुक रहती है, वो कुछ म्यूजिक जैसा काम करती है जो आपके मन को सहज अपने आप अच्छी लगने लग जाती है, भले ही उसमें मैसेज या शब्द इतने अच्छे ना हो। तो तुकांत कविता आपके हृदय को स्पर्श करे और आप उसको पढ़ने को विवश हो जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और यह इस बात को, ये किताब इस बात को इंगित करती है कि अगर हृदय से निकली हुई भावनाएं हवा के झोंकों सी कविताएं हैं। जैसे कि आप कहीं एक सफर पे निकले हैं और अलग अलग, आप कहीं बगीचे से निकले तो वहां से एक सुगंधित सुवास आपको आती है, कहीं आप एक अग्निकुंड के नजदीक से निकले तो एक तपिश आपको महसूस होती है, किसी बात की कोई तपिश है मन में, कोई चुभन है, कुछ गर्मी सी महसूस होती है। तो आप जो कविताएं पढ़ेंगे तो विभिन्न जो भाव है किसी मनुष्य के, बचपन से लेके यौवन से लेके और मध्यावस्था तक
के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित हुए हैं यहाँ, वो बड़े खूबसूरती से सामने आए हैं, बड़े अच्छे से सामने आए हैं, बड़े कम शब्दों में आए हैं। कुछ कविताएं तो मैं कहूँगा कैप्सूल भी नहीं है, छोटी सी टिकियाँ हैं, टैबलेट हैं, लेकिन कारगर है। और मुझे तो लगता है एक पृष्ठ अगर कहीं एक दो शब्द के उसमें भी रहे अगर सही, क्योंकि वो शब्द कहाँ जाके लगता है, वो कहाँ आपको स्पर्श करता है, वो कविता के भाव और उसकी जो पूरी भंगिमा जब आप कवि के हृदय से सोचते हैं तब समझ में आती है। तो लगता है कि उन्होंने जीवन को बहुत सहजता से, सरलता से तो निकाला ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में से निकली हैं, उसको उन्होंने शब्दों में डाला है। इसमें शब्द उनके बड़े उनका खजाना शब्दों का काफी समृद्ध है, और उसी वजह मैं समझ सकता हूँ। मैं भी कवि हूँ, मैं भी बहुत घूमा हूँ, मथुरा में पैदा हुआ, राजस्थान में पढ़ा, पंजाब में मेरी फिर मेडिकल एजुकेशन हुई, फिर मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। लगभग वैसी अवस्था से आप निकली हैं। इस यायावरी का फायदा ये है, जो हम लोग घूमते हैं, घुमक्कड़ एक जो घुमंतुपन है, कि शब्द बड़े समृद्ध हो जाते हैं। जगह जगह के शब्द आपके खजाने में आके सहज आके इकट्ठे होने लगते हैं। शब्दों की कमी कभी महसूस नहीं होती, और इस कविता की किताब में शब्दों की कमी नहीं है। भांति भांति के शब्द हैं जो शायद अनायास उनके मन में सहज भाव से खींचे चले आते होंगे। उर्दू भी है तो हिंदी भी है तो देहाती शब्द भी हैं ठेठ, और जहाँ जहाँ उनको लगा कि लोगों को शायद समझ में ना आए, उन्होंने उसको उसके बारे में लिखा भी है, उसमें 1 2 3 डाल के उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। उस हिसाब से बोलूँगा कि बड़ी समृद्ध ये किताब है। नागपुर में आपके सहपाठियों ने चुना, नागपुर हृदय स्थली है अपने देश की। कविताएं हृदय से निकलती हैं, हृदय से निकल के हृदय को छूती हैं। अपने सहपाठियों के हृदय को उसने छुआ है, तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि ये देश की हृदय स्थली में ही इसका विमोचन होता। शायद ये प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा होगा, इसलिए यहाँ हो रहा है। बाकी इसका मुद्रण चित्रण मथिजा जी बहुत सुंदर है। मेरी भी किताब छपी, वाणी प्रकाशन वालों ने छापी है, आप जानते होंगे वाणी प्रकाशन वालों को। और मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे स्तर की ये किताब है। अगर मैं व्यापारिक बुद्धि से भी बात करूं तो पन्ने बड़े अच्छे हैं, सफाई बड़ी अच्छी है, चित्रण बड़ा साफ सुथरा है, कहीं कमियां नहीं हैं। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन शायद ये डिजर्व करती है। ये डिजर्व करती है बिकॉज पुस्तक बहुत सुंदर निकली है। दूसरी एक अच्छी बात जो मुझे लगी, इसमें कहीं कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है कि कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। जीवन से जुड़ी सहज कविताएं हैं जो सहज इनके हृदय में से निकली हैं, क्योंकि कविताएं तो लिखी नहीं जाती, प्रस्फुटित होती हैं। वो ऐसे इनके मन में से निकली हैं, उनको उस पर कागज को उकेरा है उन्होंने, और वही भाव से, वो सहज भाव से वो बनती चली गई है। और कहीं कोई किसी प्रकार का रिलीजियस या उस तरह का भी कुछ इसमें कुछ वो नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मेरी कुछ 4 लाइनें हैं कि पंडित और पीर के कहर से कहाँ डरता हूँ, मैं तो बस इंसानियत में यकीन रखता हूँ। कलम और दवात रहती है साथ मेरे सर्जन, अपनी तकदीर में तो खुद ही लिखा करता हूँ। तो हम सभी लोग तो ऐसे हैं, हम अपने बारे में खुद ही अपने जो विचार हैं वो लिख लेते हैं और सहज रूप से यहाँ दे देते हैं। को वीराना बनाया तूने, तेरा गुस्सा ये जंगल तबाह कर जाएगा। तूफान है तू पर घास में तू मिटा न पाएगा। और तेरे मंजर से दिल सबका, उगूंगा खाक पे मेरा तन फिर से लहलहाएगा। सैलाब है तू पर घास में तू मिटा न पाएगा। और 4 लाइनें अंतिम की, वहशियत छोड़ तो इंसान बनकर तो देख, और यूं प्यार में पैरों से कुचल कर भी देख। फिर उठ जाऊंगा मैं। वहशियत छोड़ तो इंसान बनकर तो देख, और यूं प्यार में पैरों से कुचल कर भी देख। पर मिटूंगा खुद ही, ये तुझसे किया न जाएगा। मिटूंगा खुद ही, ये तुझसे किया न जाएगा। बड़ा जालिम है तू पर घास में तू मिटा न पाएगा। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, दिमाग का मामला है, लेकिन मैं जाति से सिंह, क्षत्रिय हैं हम लोग। हमारे बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि वी आर मोर ब्रॉनी देन ब्रेनी। दिमाग के मामले में जरा कमजोर रहते हैं। तो बड़ा, जब मैंने सोचा कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा तो मेरे साथियों ने बड़ा मजाक उड़ाया
मैं खुद में तो दिमाग है नहीं, अब तो दिमाग का डॉक्टर बन गया। मैंने उनको कहा भाई ये बताओ कि मर्सिडीज जो रिपेयर करने वाला मैकेनिक है उसके पास मर्सिडीज होती है क्या? यहाँ से कविता शुरू हुई थी, मैं और दिमाग। It's a volta, it changes. So just bear with me in the beginning because this may look shallow to you, but God willing it changes later on. कि सर्जरी की स्नातकोत्तर परीक्षा पास होने के बाद, MS जनरल सर्जरी के बाद MCH न्यूरो सर्जरी होता है। सर्जरी की स्नातकोत्तर परीक्षा पास होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और बोले बेटा मैं चाहता हूँ तुम दिमाग के डॉक्टर बनो। तो जो लोग कहते हैं कि हम सिंह लोगों में दिमाग नहीं होता, उनके समक्ष सीना फुला करता हूँ। तो पित्र आज्ञा को शिरोधार्य कर मैंने निर्णय लिया कि अब तो दिमाग का डॉक्टर बन के ही दिखलाऊंगा। अरे मुझमें होना हो पर दिमाग का डॉक्टर तो कहलाऊंगा। पर न जाने कमबख्त कैसे मेरे निर्णय का पता कॉलेज में सबको चल गया, कईयों का दिल बैठ गया, कईयों का दिमाग हिल गया, बोला ये दिमाग का डॉक्टर बनेगा। कुछ बोले कि नशा पता कराया होगा, तो कुछ बोले नहीं बुखार में बड़बड़ाया होगा, तो कुछ मेरे हरियाणवी सहपाठी बोले क्यों रे तेरा के भेजा फिर गया से, क्यों रे तेरा के भेजा फिर गया से, ये दिमाग जैसी नाजुक चीज के पीछे लट लेके पड़ गया से। तो कुछ संभ्रांत किस्म के सहपाठी बोले अरे कृषक पुत्र बिगड़े हुए गुणसूत्र, पूरे शरीर में तूने दिमाग ही क्यों खोजा, अरे और भी बहुत से अंग हैं उनका विशेषज्ञ हो जा। दिमाग अत्यंत क्लिष्ट विषय है, तुझे समझ में नहीं आएगा। हम तुझे सही सलाह दें तो हड्डियों का डॉक्टर बढ़िया बन जाएगा। हड्डियों का डॉक्टर बढ़िया बन जाएगा। पर ज्यों-ज्यों विरोध बढ़ता गया, मेरा निर्णय और भी मजबूत होता गया। मैंने सोचा अब तो दिमाग का डॉक्टर बन के दिखलाऊंगा। अरे ठीक करूं कि न करूं, सबके काट काट के अपने लेवल पे ले गया। पर ज्यों-ज्यों विरोध बढ़ता गया, मेरा निर्णय और भी मजबूत होता गया। मैंने सोचा अब तो दिमाग का डॉक्टर बन के ही दिखलाऊंगा। अरे ठीक करूं कि न करूं, सबके काट काट के अपने लेवल पे लेके आऊंगा। फिर मेरा न्यूरो सर्जरी में सिलेक्शन हुआ। एक दिन वो आया जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले चलो आज शल्य चिकित्सा कक्ष चलेंगे, दिमाग का ऑपरेशन करेंगे। गुरुजी ने नश्तर उठाया, चीरा लगाया, कपाल द्वार खोले और मुस्कुरा के दिमाग को दिखाते हुए बोले कि यही है जिसके सपनों को तुम सींचे हो भैया, तुम अब भी आगे आगे हो, तुम इसके पीछे पीछे हो, दिमाग मुझे पकड़ में नहीं आया। मेरी दिमाग की कल्पना है कि and it looks like that, it's pinkish, just like a cheese which is pink। कि सुकोमल गुलाबी गोरा सा, सुकोमल गुलाबी गोरा सा, किसी अंग्रेज का नवजात छोरा सा, और कपाल रूपी पालने में शांत चित्त सोया था, मानो दिवा स्वप्न में खोया था। पर तभी मुझे यथार्थ ने आ घेरा, शंका कुशंकाओं ने मन में डाल दिया डेरा। अरे इसी की कोख से ईर्ष्या घृणा व द्वेष निपसते हैं, और इसी की विषभूमि से वैमनस्य और धर्मांधता के विषवृक्ष उपजते हैं। यही है जो बेटों से भाइयों, बापों को और बहनों से भाइयों को मरवा रहा है और इंसान की इंसानियत को खत्म करवा रहा है। इसी ने विश्व को देशों में, देशों को प्रदेशों में, प्रदेशों को नगरों में और नगरों को डगरों में बांट दिया है, और बंटवारे की ये दीवारें दिलों को भी बांट रही हैं और समाज के ताने बाने को दीमक सा चाट रही हैं। दिखता ये शालीन है पर कर्म इसके नीचे हैं। राम जन्मभूमि हो या गोधरा, यही सबके पीछे है, और इसी के प्रपंचों ने करप्शन को बन पाया है। किसी को हर्षद मेहता तो किसी को तेलगी बनवाया है। दिखता ये शालीन है पर बेलगाम घोड़ा है, दुखता हुआ नासूर है, ग्रसता हुआ फोड़ा है। पर दिमाग आखिर दिमाग था, होशियार था, समझदार था। उसने मेरे मन के भावों को पढ़ लिया। वो पहले कसमसाया, इधर उधर डोला, और फिर अत्यंत दुखी स्वर में बोला, मैं भी कभी निर्मल था, मैं भी कभी निश्चल था, मैं भी कभी निर्मल था, मैं भी कभी निश्चल था। इठलाता था, बल खाता था,
सुगंधित उपवनों में मैं प्रेम गीत गाता था, मैं कागज कोरा कोरा था, एक बावला सा छोरा था। और मेरे भी दिल में कभी करुणा उपस्थित थी, दिल में भाईचारा था, दुनिया उपवन सी सस्ती थी। पर अब जमाना बदल गया है, फजाएं बदल गई हैं, इस प्यारे से उपवन की शाख शाख जल रही है। जहां मेरा मासूम बचपन पला और जहां मेरा सोच ढला है, उन मदरसों और पाठशालाओं की शिक्षा में बारूद डला है। जो धमनियां रक्त मुझे पहुंचाती हैं उसमें तेजाब खुला है, और जिन हवाओं पे मैं जिंदा हूं उसमें बारूद मिला है। और इस पर भी तुझको मुझसे ही गिला है, देख मेरी भलमन साहब का क्या मुझको मिला सिला है। मैं मानव के संकीर्ण विचारों की काल कोठरी में बंद हूं, जहां भाग्य सदैव सोता है। तमस का साम्राज्य है, अंधेरे का तमस का साम्राज्य है, सवेरा नहीं होता है। तुझे नहीं मालूम क्या क्या है मैंने भोगा, अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। और उसके दुख का मुझे एहसास हो रहा था, वो भी रो रहा था और मैं भी रो रहा था। तभी सिरिंज एक फूटी तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जो आँख खोली तो मेरी सुंदर सी एनेस्थेटिस्ट बोली, तू कहाँ खो गया है, ऑपरेशन खत्म हो गया है। Really wonderful, extremely moving experience. I'm really deeply touched. Not only by the poet, I'm sure इसे बोलते हुए आप विभोर होंगी, उनके हृदय में कितने भाव निकल रहे होंगे, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और मैं मन से, अपने अंतःकरण से आप सब लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ अरेंज किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुंह दिखाई मुझे लगा कि काश मेरी शादी के समय ऐसा कुछ सिस्टम होता था, मैं ऐसे ही देखता था। बड़ा विचित्र और बड़ा अनूठा था। आपको बहुत बहुत साधुवाद इस तरह के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे किताब नहीं चाहिए, मैं केवल लिखती हूँ क्योंकि मुझे it has been actually presented to me. I have no idea how this has come up. So Prakash ji, thank you so much. Vivek, thank you so much.